चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। आखिर हम क्या करेंगे? भविष्य क्या है? हमारा कर्म कैसा होगा? दसम घर और दसम घर से विचारणीय विषय, पिता, व्यवसाय, नौकरी, फिर सफलता कितनी मिलेगी, यही सब विषय आज के इस वीडियो में आपके साथ हम बांटेंगे। पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी ज्ञान भरी बातें ज्योतिष से संबंधित मिलेंगी। दशम भाव में तरह तरह की चर्चाओं के साथ चलिए विचार करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, जन्म कुंडली के अलावा जीवन में और भी विचार करने की कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे चंद्र कुंडली। जब आप कुंडली देखते हैं तो उसमें एक जन्म लग्न आता है, एक चंद्र लग्न आता है, यानी चंद्र कुंडली आती है। फिर एक सूर्य जहाँ बैठे हैं उस राशि को भी कुंडली मानते हैं। जब कभी आपको जन्म कुंडली से कोई निर्णय पूर्णतः ना मिले तो चंद्र कुंडली भी देखना जरूरी है। इसी के चंद्र कुंडली के अनुसार ही हम गोचर ग्रहों का विचार करते हैं, क्योंकि चंद्रमा के इर्द गिर्द घूमने वाले, चंद्रमा जिन ग्रहों के इर्द गिर्द घूमता है उसी तरह से जातक के जीवन में परिवर्तन आता रहता है। तो इसलिए हम यहाँ देव केरलकार का एक वचन याद आता है, वो आपके साथ बांटते हैं। अगर चंद्रमा से अथवा लग्न से दशम स्थान में सूर्य हो तो कर्मों में सिद्धि प्रदान करने वाला योग बनता है। चंद्रमा से दशम स्थान या फिर लग्न से दशम स्थान पर जिसका सूर्य हो, उसकी जिंदगी में सफलता होती है, कहने का मतलब ये है। और अगर वहाँ मंगल हो तो ऐसे व्यक्ति की पाप बुद्धि और दुस्साहस कर्म करने वाला, क्योंकि मंगल क्या है? क्रूर कर्मा है। और लग्न तथा चतुर्थ मन पर प्रभाव के कारण क्या होता है? उसके अंदर दुर्बुद्धि आ जाती है, पाप बुद्धि आ जाती है। इसलिए मंगल का होना सूर्य के साथ यही नुकसान करेगा। बाकी मंगल दशम स्थान पे अच्छा योग बनाता है, दिग्बली हो जाता है। अब यहाँ पर सूर्य के साथ बुध भी हो जाए या बुध हो खाली, तो ऐसा आदमी विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है। पढ़ाई लिखाई में भले ही तेज ना हो, लेकिन उसके अंदर के जो ब्रेन की सोच होती है बड़े ऊंचे स्तर की होती है। अगर दशम स्थान में बृहस्पति बैठा हो तो राजा के समान यह व्यक्ति प्रताप वाला हो जाता है, क्योंकि गुरु राज्य कृपा कारक ग्रह है और दशम भाव को बल प्राप्त भी कर देता है। दशम भाव में गुरु प्रबल हो जाता है। अगर वहाँ शुक्र हो तो फिर जातक भोगी होगा। एक भोगी ग्रह के मन तथा लग्न पर प्रभाव के कारण ये योग बनता है। शनि के दशम स्थान पर होने से शोक और दुख प्राप्त होता है। शनि दुख का कारण बन जाते हैं, क्योंकि कर्म फल जिसका कि दशम भाव द्योतक है उससे पृथकता रहती है। तो शनि के पृथकता जनक ग्रह होने के कारण देव केरलकार ने ये शब्द कहा, सिद्धारंभ कर्मणि चंद्र लग्नात् भानौ भौमे साहसी पाप बुद्धि विद्वान सौम्ये वाक्पतौ राजतुल्य शुक्रे भोगी भानुजे शोकतप्तः। जो मैंने आपको हिंदी में अभी आपको बताया उसी का ये संस्कृत है, ठीक है? अर्थात प्रमाणित होता है। देव केरलकार के अनुसार यह फलादेश होता है। यदि दशम स्थान में सूर्य बलवान होकर के शुभ दृष्ट, सूर्य को कोई अच्छा मित्र ग्रह देखता हो, सूर्य के मित्र जैसे बृहस्पति हैं, बुध हैं, आदि आदि, तो अगर सूर्य दशम स्थान में बलवान होकर शुभ दृष्ट शुभ युक्त हो तो ऐसा जातक राज्य का उच्च अधिकारी बनता है, प्रतापी, राजमान्य, बड़ा अधिकारी होता है।
यदि इस स्थान में निर्बल चंद्रमा हो दसम घर में, तो सबसे बड़े पुत्र के जीवन को भय होता है, क्योंकि दसम स्थान से पुत्र का जो भाव है वो अष्टम पड़ता है। इसलिए तो बड़े पुत्र को जीवन का भय होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। और मंगल अगर दसम स्थान पे इस भाव में स्थित होकर के बैठा हो तो संतान की हानि करता है। बुध दशम भाव में बैठ करके कुंभ राशि का यदि बैठा हो तो कई बेटियां पैदा होती हैं, यानी पुत्रियां ज़्यादा देते हैं। दशम भाव में गुरु धन सुख इत्यादि देकर के सुखी बनाते हैं, और दसम भाव में शुक्र प्रायः निर्बल माना गया है। दसम भाव में शनि यदि मिथुन राशि का हो तो बहुत पुत्रियां देता है, और दशम भाव में शनि कर्म फल की भी हानि करता है, विशेषकर शत्रु राशि में। यानी मनुष्य चाहे कितना भी परिश्रम करे और आरंभ में चाहे उसे कितने ही सफलता क्यों न प्राप्त हो, अंत में सब मटिया मीठ हो जाता है। मिथुन का मंगल दसम में पिता के धन का हानि करता है, पिता के धन का नुकसान करता है, विचारणीय है ये। अब केंद्रों में प्रमुख केंद्र क्या है? दसम स्थान है। जैसे लग्न को भी केंद्र और त्रिकोण दोनों संज्ञाएं दी गई हैं, तो लग्न केंद्र, चतुर्थ केंद्र, सप्तम केंद्र, और सप्तम से बलवान केंद्र दसम होता है, इसलिए इसको प्रमुख केंद्र कह दिया गया है। नियम है कि ग्रह केंद्र स्थान में बल प्राप्त करते हैं, और बली होने का अर्थ यह है कि जिस भाव के स्वामी होकर ग्रह दसम में स्थित हो जाएं, उस भाव के संबंधी की आयु तथा कारकत्व में वृद्धि होती है। जैसे पंचमेश गुरु, मान लीजिए पंचमेश गुरु है और दसम में बैठ जाए तो पुत्रों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और पुत्र सुख में बढ़ोतरी होगी, और पुत्रों की आयु बढ़ाते हैं। पंचमेश अगर शनि दसम में हो जाए तो पुत्रियां अधिक करते हैं, मात्र एग्जाम्पल है ये, और उनकी आयु वृद्धि करते हैं। दसम में गुरु आयु की वृद्धि करते हैं, क्योंकि यह लग्न से केंद्र में होने के कारण लग्न को बलवान करते हैं, और लग्न से आयु का विचार किया ही जाता है। अब यहाँ केंद्राधिपत्य दोष कब लगेगा? क्योंकि दसम भाव केंद्र है ना, तो मिथुन और धनु लग्न जिनका है उनको गुरु तथा बुध के एक साथ दो केंद्रों यानी सप्तम तथा दसम का स्वामी होने के कारण केंद्राधिपत्य दोष प्राप्त होता है। ठीक है। अब जैसे मिथुन लग्न है तो चौथे घर में कन्या लग्न हो जाएगा, और धनु लग्न है तो चौथे घर में मीन लग्न हो जाएगा। तो एक केंद्राधिपत्य दोष इन दो लग्नों से हो जाता है, अर्थात ये ग्रह निर्बल होकर अपनी दशा अंतर्दशा में बीमारी रोग इत्यादि देंगे। दसम भाव में राहु अगर बैठे हैं कुंभ लग्न से, दसम भाव में राहु की स्थिति के संबंध में देव केरलकार का कहना है कि कर्मे राहो प्रजातो यह विपद्याये सुयात्रवान पुष्य तीर्थ फलम सिद्धम गंगा स्नान फलम स्मृतम। यानी कर्म भाव में जब राहु स्थित होंगे तो मनुष्य को जन्म से तीसरी दशा में पुण्य तीर्थ पर अथवा गंगा आदि में स्नान का अवसर तथा फल मिलता है। अब देखिए, राहु एक छाया ग्रह होने के नाते अपना कोई स्वतंत्र फल तो करते नहीं हैं, वह उसी भाव का फल करेंगे जिसमें वो स्थित हैं। चूँकि राहु दसम में स्थित हैं, अतः गंगा स्नान आदि पुण्य कर्मों का दसम भाव से संबंध प्रमाणित होता है। दसम भाव की बातों का विशद अगर विचार किया जाए तो कैसे करेंगे? दसम भाव में जैसे राहु के बारे में बताया गंगा स्नान है, तो इससे और भी आगे चलते हैं। अर्थात दसम भाव में ज्योतिषी, सेवा, कृषि, वैद्य, कीर्ति, निधि अथवा खजाने का रखा जाना और यज्ञ आदि शुभ कर्मों का विचार भी करना
बताया गया है ज्योतिष में, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दसम भाव वास्तव में शुभ कर्मों का है, न कि केवल आजीविका से संबंधित कर्मों का। प्रारंभ में मैं कह चुका हूं कि कर्म किस तरह के मनुष्य करेगा। अब दसम भाव से साम्राज्य योग, दसम भावाधिपति आदि की प्रबलता के कारण शास्त्रों में अखंड साम्राज्य प्राप्ति योग का वर्णन भी मिलता है। शास्त्र कहता है, लाभ दशम तथा द्वितीय भावों के स्वामियों में से एक भी ग्रह यदि चंद्रमा से केंद्र में बैठ जाए और साथ ही साथ गुरु भी द्वितीय तथा पंचम भाव का स्वामी होता हुआ उसी प्रकार चंद्रमा से केंद्र में स्थित हो जाए तो अखंड साम्राज्य की प्राप्ति करवाता है। इस योग की विशेष शुभता के कुछ कारण आपके साथ हम बांट रहे हैं। लग्नेश, कर्मेश और लाभेश में से प्रत्येक किसी न किसी रूप में शासन, पदवी, विशेष पद की प्राप्ति को बताते हैं। इसलिए ऐसे शासन द्योतक ग्रहों का चंद्र लग्न से केंद्र में बैठना शासन की प्राप्ति का सूचक होगा। गुरु स्वतंत्र रूप से राज्य कृपा का कारक ग्रह है। अब जब ये ग्रह द्वितीय, पंचम, एकादश आदि शुभ राज्य द्योतक भावों का स्वामी होकर बलवान होगा, चंद्र से केंद्र में स्थित होने के कारण, तो मनुष्य राज्य कृपा का पात्र अर्थात राज्य अधिकारी हो जाएगा। मान सम्मान की प्राप्ति के विचार में अगर देखें तो राज्य की भांति मान भी सामाजिक ऊंचाई का प्रतीक है। जब लग्न, लग्नेश, दसम और दशमेश बलवान हो तो मनुष्य मान प्राप्त करता है तथा ख्याति और यश पाने वाला होता है। यह भी एक विलक्षण बात है। ऊंचाई का अर्थ क्या है, जो मैंने शुरू में आपने वीडियो जब शुरुआत की है तो देखा होगा। तो ऊंचाई क्या है? लग्न सूर्य के उदय होने का स्थान है और सप्तम सूर्य का अस्त स्थान है, ठीक है। इसी तरह जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव मध्य रात्रि है और दसम मध्य दिन है। मध्य दिन में सूर्य सिर पर रहता है ना, इसलिए दसम स्थान ऊंचाई का स्थान बताया गया है। जब हम ऊंचाई शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये शब्द एक प्रतीक के रूप में प्रयुक्त होता है। इस शब्द में प्रत्येक प्रकार की ऊंचाई का समावेश हो जाता है। जीवन के हर मोड़ की ऊंचाई, पढ़ाई, विद्या, नौकरी, चाकरी, खेती बाड़ी, गाड़ी, मोटर, वाहन, हर चीज। दसम भाव इसीलिए जहां नभ का द्योतक है तो वहीं पर मनुष्य के जातक के जीवन की ऊंचाई का भी द्योतक बन जाता है। जब दसम स्थान प्रबल होता है तो ऐसे पदवी वाले व्यक्ति राजा, नवाब, रईस, राज्यपाल, प्रेसिडेंट सभी का विचार दसम भाव से किया जाता है और ये ऐसा बन जाता है। चूँकि राज्य अधिकार ऊंची पदवी होती है और प्रजा पर शासन करना होता है, इसलिए राज्य संबंधी सब बातों का विचार करना चाहिए दसम भाव से। अगर दसम और दसमाधिपति तथा सूर्य ये सब शनि आदि के प्रभाव में हो तो राज्य त्याग का योग बन जाता है। अगर दशम भाव, दशमेश तथा सूर्य सभी पर शनि, राहु, द्वादशेश आदि पृथकताजनक ग्रहों का प्रभाव हो तो मनुष्य यदि राजा के घर उत्पन्न हो तो भी उसे राज्य से हाथ धोना पड़ता है। तो हम इस वीडियो के प्रारंभ में ही चर्चा कर चुके हैं कि दसम भाव शुभ ग्रहों का भाव है, न कि केवल आजीविका प्राप्ति का ढंग बताने वाला। ऐसा होते हुए भी बारह मिहिर आदि आचार्यों ने दशम भाव में स्थित ग्रहों द्वारा आजीविका का निश्चय करने को कहा है। इसका कारण यही प्रतीत होता है कि दशमस्थ ग्रहों की स्थिति लग्न से दशम केंद्र में होने के कारण उनका प्रभाव लग्न पर पड़ता है और लग्न भी आजीविका बताता है। इसलिए लग्न पर पाए गए प्रभाव द्वारा आजीविका की सिद्धि दशमस्थ ग्रहों द्वारा
युक्ति युक्त है। तो ये बात तो हो गई दशम घर के बारे में विवेचन। अब दशम भाव में राशियों के अनुसार जातक के जीवन में क्या प्रतिफल होगा। जब दशम भाव में जैसे मेष राशि आ जाए, मेष राशि मंगल और दशम भाव का स्वामी एवं त्रिकोण का स्वामी बनता है, तो राजयोग कारक ग्रह अर्थात धन पदवी आदि शुभता देने वाला हो जाता है। यानी पंचमेश भी है मंगल, इसलिए ये राजयोग कारक बन जाता है। यदि मंगल सप्तम भाव में मकर राशि का होकर पड़ जाए और पाप दृष्ट ना हो, मतलब कोई उसका शत्रु या पाप ग्रह ना देखता हो और पाप दृष्ट ना हो, तो काहल नाम का शुभ योग बन जाता है। इस योग का फल अर्थात काहल योग में उत्पन्न होने वाला मनुष्य मंत्री अथवा सेना अध्यक्ष होता है। और मंगल की इस शुभता के कई कारण हैं। एक तो कर्क लग्न वालों के लिए यह मंगल राजयोग कारक होने से शुभ है, पुनः यह केंद्र में स्थित है, तीसरे ये उच्च है, और सबसे बढ़कर ये कि मंगल की दृष्टि अपनी राशि मेष पर पड़ेगी, जिसके फलस्वरूप दशम तथा पंचम भाव को और भी अधिक बल प्राप्त होगा। यो यो भावः स्वामी युतो दृष्टो वा तस्य तस्यास्ति वृद्धि। ठीक है, दशम तथा पंचम भाव और मंगल ग्रह की प्रबलता मंत्री या सेनाध्यक्ष बना दे तो आश्चर्य ही क्या है। यह योग बहुत कुछ है। सरदार पटेल की कुंडली में यह योग विद्यमान था। कर्क लग्न में मंगल यद्यपि नीच राशि का होता है तो भी शुभकारी होता है, क्योंकि एक तो राजयोग कारक होता है, दूसरे वो दशम में चतुर्थ तथा पंचम से नवम होने के कारण दोनों भावों के लिए शुभ हो जाता है। वह व्यक्ति पुत्र के उत्तम कार्यों द्वारा सम्मान प्राप्त करता है, अपनी मंत्रणा शक्ति द्वारा भी राज्य अधिकार तथा यश की प्राप्ति करता है। अब जैसे दशम भाव में वृष राशि है मान लो, तो सिंह लग्न बन जाएगा जातक का। अब शुक्र क्या हुआ, केंद्राधिपति होने से अपनी शुभता यहाँ खो बैठेगा और तृतीयाधिपति होने से पुनः अशुभ फल देने वाला भी हो जाएगा। शुक्र की भुक्ति इस अवस्था में धनागम को कम करती, यानी पैसे के आमदनी को कम करती है, और शनि की दशा में तो यह भुक्ति विशेष करके रोग पैदा कर देती है, अशुभ फल देने वाली होती है। यदि शुक्र बलवान हो तो प्रतिष्ठित सम्माननीय व्यक्तियों से मित्रता करने वाला जातक बन जाता है। राजपुरुषों की शुभ कामनाएं प्राप्त करने के लिए यह व्यक्ति प्रयत्नशील रहता है। सफलता कितनी मिलती है ये तो बाद की बात है, लेकिन अगर शुभ है तो सफलता मिल ही जाती है। दशम स्थान पे अगर मिथुन राशि बन जाए तो अब यहाँ ध्यान से देखें तो बुध क्या बनेगा, लग्नेश और दशमेश, यानी कि 6 लग्न कन्या है और दशम स्थान पर मिथुन है। बुध लग्नेश तथा दशमेश होने के कारण बहुत शुभ हो जाएगा, क्योंकि मूल त्रिकोण भी लग्न को बोलते हैं, तो त्रिकोणेश हो गया। अपनी दशा में यदि बलवान है तो ऐसे व्यक्ति को अचानक राज्य की पदवी मिलती है, विशेष अधिकार प्राप्त होता है, धन की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, शुभ कर्मों में प्रवृत्ति करवाता है। बलवान शुक्र पिता के धन के लिए बहुत वृद्धि कारक बन जाता है। अतः यह शुभ योग ही बनेगा। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मिथुन राशि दे दिया। अब चूँकि वीडियो हो सकता है कि बहुत बड़ा बन जाए, तो 2 पार्ट में बनाएं तो अच्छा रहेगा, ताकि आपको समझने में भी आसानी रहेगी। इसलिए हम दूसरे पार्ट में वीडियो के दशम भाव पर राशियों के द्वारा होने वाले फलादेश की चर्चा करते हैं। तो इसमें इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।